इस कहानी के लेखक हैं संध्या द्विवेदी जी। जो ही सुमन ने खिड़की खोली, हवा का एक सर्द झोंका उसके बेफिक्र लटों को और भी बिखरा गया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दूर आम के पत्ते रह रहकर यूं थिरक रहे थे, मानो उन पर टप टप पड़ती पानी की बूंदें उनसे अटखेलियां कर रही हों। ऊंचे ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ समाज की उन ऊंची ऊंची दीवारों की याद दिला रहे थे, जिनमें कैद हमारा जीवन अपना सब कुछ खोने पर मजबूर हो जाता है। सुमन देर तक उन पेड़ों की ऊंचाइयां निहारती रही और न जाने कब यूकेलिप्टस की ऊंचाइयां नापते नापते उसका वर्तमान उसका साथ छोड़ उड़ने लगा, ऊपर और ऊपर, जहां अतीत की तमाम यादें स्मृति आसमान पर बादलों की तरह मंडरा रही थी। किससे कहे, किससे शिकायत करे, किससे फरियाद करे। अतीत की उन कड़वाहटों की आखिर एक दो नाम तो थे नहीं, जिनका हिसाब मांग सके वह जमाने से। जब मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, तब बेबसी के दो आंसू अवश्य उसकी आंखों से ढुलक पड़ते हैं। गीली आंखों को आंचल से पोंछ बेजान सी आकर बिस्तर पर पसर गई। वह एक सर्द झोंका फिर कमरे में आया और सुमन के शरीर में झुरझुरी सी पैदा हो गई। अपने आप को कंबल में लपेटे वह कुछ क्षण लेटी रही। यादों के नस्तर तन्हाइयों में कितनी तीखी चुभन देते हैं, यहाँ वुमेन्स हॉस्टल में आकर ही जाना था उसने। अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए सुमन एक पत्रिका उठाकर उसमें ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी, पर यादें कहाँ इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। उसे रह रहकर आरव और सिमर की याद आ रही थी, उसके भाई बहन, जिन्हें उसने अपने आप से भी बढ़कर चाहा है, जिनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उसने अपने भविष्य को नज़रअंदाज कर दिया। उसे आज भी अच्छी तरह याद है अपने सुनहरे दिनों की बातें। 17 वर्ष की उम्र थी उसकी जब आकाश उसके जीवन में आया था। माँ बाप के स्नेह दुलार, भाई बहन के साथ हंसते खेलते जीवन में आकाश का प्यार एक नई बहार लेकर आया। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। अचानक एक दिन एक दुर्घटना में सुमन के पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के साथ ही सुमन के सारे हसीन सपने भी बिखर गए। माँ ने रोते रोते एक दिन उसका हाथ थामते हुए कहा था, अब तो तू ही हमारी खेवनहार है बेटी। पिता की मौत के बाद उनकी जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर है। कुछ कर बेटी, नहीं तो तेरे भाई बहन। माँ की हिचकियों के बीच आगे के शब्द अवरुद्ध हो गए थे। जीवन निर्वाह का प्रश्न सामने मुंह बाए खड़ा था। सुमन बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़ नौकरी की तलाश में जुट गई। थोड़े ही दिनों बाद दीनदयाल जी की सहायता से उसे अपने पिता के ही दफ्तर में काम मिल गया। दीनदयाल जी उसके पिता के मित्र थे और उसके विभागाध्यक्ष भी। वे उसकी हर काम में मदद करते। छोटी बहन सिमर उस समय 10वीं कक्षा में थी और आरव 8वीं में। सुमन की हमेशा यही कोशिश रहती कि वह अपने भाई बहनों को पिता की कमी महसूस न होने दे। सिमर और आरव की फरमाइशों को पूरा करने की भरसक कोशिश करती। अपनी व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच उसे आकाश से मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। आकाश ही कभी कभी उसके घर आता जाता रहता। नौकरी मिलते ही आकाश सुमन पर विवाह के लिए जोर डालने लगा, पर सुमन अपने कर्तव्य बोध से जकड़ी रही। माँ ने दबी जुबान में उससे विवाह करने को कहा, किंतु जब सुमन उनसे पूछती कि उसके जाने के बाद घर का क्या होगा, तो माँ खामोश रह जाती। सुमन के बार बार इनकार करने पर विक्षुब्ध आकाश ने अंततः एक दिन अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से ब्याह रचा लिया। सुमन उस दिन खूब रोई थी, पर किससे कहती अपने दर्द दिल की दास्तान। वक्त के हाथों मजबूर कोई भी उसका दुख हल्का नहीं कर सकता था। धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त होकर वह स्वयं ही अपने गम को भूलने का प्रयास करने लगी। सुमन के काम से उसके विभागाध्यक्ष बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि प्राइवेट तौर पर वह अपनी पढ़ाई जारी रखें, ताकि भविष्य में
प्रमोशन की हकदार हो सके। धीरे धीरे सुमन ने बीए फिर एमए की पढ़ाई पूरी कर ली। आकाश को भूलने में असमर्थ सुमन गम के आंसुओं को चुपचाप पीती रही। उम्र धीरे धीरे आगे खिसकती रही और जीवन की धारा खामोशी से बहती रही। न कोई आवेग, न उत्साह। पिता की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जीवन की हर खुशी का उसने बलिदान कर दिया था। बेटी की हालत माँ से छुपी न थी। पति की मौत का गम और बेटी की जिंदगी की बिखरी हालत, दोनों के भार से माँ की आंखें प्रायः नम ही रहती। सुमन बार बार उन्हें समझाती, माँ, हम सब वक्त के हाथों की कठपुतली हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? इससे तुम्हारा क्या दोष है? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? चिंता चिता समान है। एक दिन बिना कुछ कहे सुमन की माँ भी स्वर्ग सिधार गई। माँ की मौत के बाद सुमन और भी अकेली हो गई। अब तो उसका दुख समझने वाला भी कोई न था। सिमर अपनी पढ़ाई और सहेलियों में व्यस्त रहती और आरव अपनी पढ़ाई और दोस्तों में, परंतु सुमन को इस बात का सुकून रहता कि दोनों ही पढ़ाई में होनहार हैं और उसकी बहुत इज्जत करते थे। सुमन की खुशी का ठिकाना न रहा जब इंटर पास होते ही आरव का चयन मेडिकल में हो गया। मेडिकल की महंगी पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए उसने 3-4 ट्यूशन भी कर लिए। अपने सारे गम को भूल अक्सर सुमन उस सुखद दिन की कल्पना करने लगती जब आरव डॉक्टर बन जाएगा। आरव जब तक घर में था तब तक सुमन को सिमर की फिक्र नहीं रहती थी, पर आरव के जाने के बाद उसने छोटी बहन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन सुमन को सिमर के कमरे से कई प्रेम पत्र मिले, जिससे पता चला कि सिमर अपने ही कॉलेज के किसी व्याख्यात राहुल से प्रेम करती है। पूछने पर सिमर ने इसे स्वीकार भी किया और स्पष्ट बता दिया कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। सुमन राहुल के घर वालों से मिली और बिना किसी हील हुज्जत के शादी संपन्न हो गई। सिमर को विदा करते समय सुमन का दिल दर्द से फटा जा रहा था, पर साथ ही अपने दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने का संतोष भी था उसे। सुमन के हर कार्य में उसके विभागाध्यक्ष दीनदयाल बहुत मदद करते थे, इसलिए जब भी उसका दिल पारिवारिक परेशानियों से घबराता तो वह दीनदयाल जी के पास चली जाती, उनसे सलाह मांगती, राय लेती। उनकी बातों से उसे बड़ी राहत मिलती, जैसे वह कुछ क्षण के लिए अपने पिता की छत्र छाया में आ बैठी हो। दीनदयाल जी भी घर में अकेले ही रहते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। एक ही बेटा था जो एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। नौकर ही उनके घर का करता धरता था, पर सुमन जब भी जाती घर को अपने ढंग से सजा संवार देती। दीनदयाल जी भी उसे बेटी सा स्नेह देते। छुट्टी वाले दिन कभी किसी कारणवश सुमन उनके घर न जा पाती तो उन्हें घर सूना सूना सा लगता, परंतु इस बार जब से उनका बेटा किशन अपनी पढ़ाई पूरी कर यहाँ रहने आया था, सुमन को वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। किशन जब तक उससे बात करने की कोशिश करता और सुमन कोई न कोई बहाना बनाकर वहाँ से चल देती। उसे डर था कि कहीं उसके सूने दिल पर फिर से अरमानों के फूल न खिलने लगे। धीरे धीरे उसने दीनदयाल जी के घर जाना ही छोड़ दिया। वह जब भी घर न आने का कारण पूछते, सुमन काम का बहाना बनाकर टाल जाती। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते सुमन 30 की उम्र पार कर गई। सुमन, ए सुमन, खाना नहीं खाना क्या आज? रेवती की आवाज़ सुनकर सुमन की तंद्रा भंग हुई। वह झट से उठ बैठी। घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाने से पता चला कि 1:30 बज चुके हैं। चल, पैर में चप्पल डालती हुई बेमन से वह रेवती के साथ चल पड़ी। जानती थी न कहने पर आसानी से मुक्ति नहीं मिलने वाली रेवती से। बहुत अपनी सी लगती है वह, कितना ख्याल रखती है उसका। खाना खाकर सुमन पुनः अपने कमरे में लौट आई। रेवती को अपने लोकल गार्जियन ओम प्रकाश के घर जाना था। उसके दूर के रिश्तेदार लगते हैं प्रकाश जी, परंतु सगी बेटी की तरह मानते हैं उसे। एक इतवार भी अगर रेवती उनके घर न जाए
तो वे स्वयं आकर उसे लिवा जाते हैं। कितनी भाग्यशाली है रेवती, घर से दूर रहकर भी अपनों का स्नेह पा लेती है। और एक मैं भाई बहन के इसी शहर में रहते हुए भी यहाँ वुमेंस हॉस्टल में पड़ी हूँ। सुमन को पुनः सिमर और आरव की याद सताने लगी। ब्याह रचाकर सिमर पूरी तरह अपने घर की हो गई थी। उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी अपनी दीदी से मिलने की। और आरव मेडिकल की पढ़ाई पूरी करते ही आरव ने अपनी पसंद की लड़की मेघा से ब्याह रचा लिया था। मेघा ने आते ही घर में आधिपत्य जमा लिया और अपने ही घर में सुमन बेगानी हो गई। बात बात पर मेघा उस पर ताने मारती, उसे तिरस्कृत करती, परंतु आरव की खुशी के लिए वह चुपचाप उसकी कटु लांछनाओं को सहती रही। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नव दंपति में कोई कटुता आए। लेकिन उस दिन 21 नवंबर का वह दिन आज पुनः जीवंत हो उठा, जिस दिन सुमन का प्रमोशन हुआ था। प्रमोशन लेटर पकड़ाते हुए दीनदयाल जी ने कहा था, बधाई हो सुमन, आज से तुम इस सेक्शन की इंचार्ज हो। प्रमोशन लेटर लेकर वह खुशी से फूली न समाई। सर, ये सब आपकी मेहरबानी है। कृतज्ञ नज़रों से उसने दीनदयाल जी की ओर देखा। अच्छा सर, अब चलती हूँ। आपकी यह कृपा कभी नहीं भूल पाऊँगी। चलते चलते एक बार फिर उसने कृतज्ञता प्रकट की। अरे नहीं, यह सब तुम्हारी मेहनत और योग्यता का फल है। दीनदयाल जी ने उसका कंधा थपथपाया। अपनी इस पदोन्नति पर सुमन की आंखें खुशी से नम हो गईं। उस खुशी को अपनों के संग बांटने के लिए उतावली सी होने लगी थी। यह खबर सबसे पहले वह अपने भाई भाभी को देना चाहती थी। जी चाह रहा था कि दौड़कर अपने भाई से लिपट जाए, हंगामा करे, खुशियाँ मनाए, परंतु हमेशा से बंधा मन इतनी जल्दी कहाँ खुल पाता है। तेज़ तेज़ कदमों से वह बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी। तभी उसे याद आया कि खुशी के इन क्षणों में खाली हाथ घर जाना ठीक नहीं। क्या लूँ, सोचते हुए याद आया कि मेघा को रसगुल्ले पसंद है और आरव को बेसन के लड्डू। पास ही मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद उसने घर के लिए बस पकड़ी। मेघा, आरव, कहाँ हो तुम लोग? खुशी के मारे सुमन की आवाज़ स्वतः तेज हो गई थी। क्या है दीदी, आते ही चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? हाथ में चाय का प्याला लिए आरव अपने कमरे से बाहर निकला। आरव का ठंडा स्वर सुनकर सुमन की सारी खुशी सर्द हो गई। बात यह है कि आज मेरा प्रमोशन हुआ है, लो मिठाई खाओ। मिठाई का पैकेट उसने जो ही आगे बढ़ाया, आरव के पीछे आ खड़ी हुई मेघा ने उसे अर्थपूर्ण नज़रों से घूरा। प्रमोशन तो होना ही था, दिन रात बॉस की सेवा में जुटी जो रहती हो। प्रमोशन तुम्हारा नहीं तो और किसका होगा? मेघा की कटाक्ष सुनकर वह स्तब्ध रह गई। जड़ विमूढ़ धम्म से वह कुर्सी पर बैठ गई। ऑफिस के बहाने रात दिन रंगरेलियां मनाती फिरती है। घर के काम काज से कोई मतलब नहीं। कब तक करेगा कोई इनकी चाकरी? बड़बड़ाती हुई मेघा अपने कमरे में चली गई। सुमन की सारी खुशी पल भर में ही बिखर गई थी। गलती न होते हुए भी यह गुनहगार हो गई थी। उसके दिल में शोले भड़क उठे थे। मेघा के लिए नहीं, आरव के लिए। यह कैसे चुप है? क्या इसके पास मेरे लिए एक शब्द भी नहीं? मेघा ने इतना बड़ा आरोप लगाया और वह खामोश रहा। भूल गया मेरे त्याग को। वह तो जानता है क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए। 17 साल की उम्र से ही तिल तिल जली हूँ मैं। सभी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी कई अभिलाषाओं का गला घोट दिया था मैंने। मेरे त्याग और तपस्या का यह सिला मिला है मुझे। क्या उसे भी मेरे चरित्र पर संदेह होने लगा है? आखिर मेरे अपमान को कैसे बर्दाश्त कर गया वह? सुमन की आंखों से एक बार फिर बड़ी तेजी से आंसू निकल आए। मेघा, ओ मेघा, कहाँ है तू? सोनम की आवाज़ सुनते ही सुमन ने अपने आंसू पोंछ लिए। दीदी, मेघा कहाँ है? मेघा की सहेली सोनम उसके पास आ गई। सुमन ने मेघा के कमरे की तरफ इशारा किया और स्वयं उठ खड़ी हुई। सूनी नज़रों से उसने आसमान की तरफ देखा। शाम गहराने लगी थी।
सुस्त व थके कदमों से वह अपने कमरे में आ गई और निष्प्राण से रास्ते भर वह यही सोच रही थी, क्या बहन का रिश्ता इतना हल्का होता है कि शादी होते ही भाई उसे फूंक मारकर उड़ा दे। शरीर को उसने बिस्तर पर छोड़ दिया। तभी सोनम की आवाज़ उसके कानों में आई, दीदी आज इतनी उदास क्यों हैं? अरे सब चोचले हैं उसके। सुमन को सुनाने के लिए ही मेघा ने अपनी आवाज़ तेज़ कर दी थी। दिन भर रंगरेलियाँ मनाती फिरती है और घर आकर मुझ पर रौब गाँठना चाहती है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था? अपने बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। मोहल्ले भर में हमें बदनाम कर रखा है और समझाने पर लड़ने को उतारू हो जाती है। आखिर हम भाई भाभी हैं उसके, इज्जत की दो रोटी तो दे ही सकते हैं, पर हमारी बात माने तब ना। सुमन के कानों में जैसे पिघला हुआ गर्म शीशा डाल दिया हो किसी ने। आवेश में तमतमाकर हाँफते हुए वह मेघा के कमरे में जा घुसी। मेघा, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसी बातें करने में? तुम मेरे चरित्र पर लांछन लगा रही हो। गुस्से में कांपते हुए सुमन चीख पड़ी। चरित्र पर लांछन? जिसका कोई चरित्र ही न हो उस पर लांछन कैसा? मेघा, आज सुमन को जलील करने पर उतारू हो गई थी। चटाक चटाक सुमन के आवेश से कांपते हाथ रुक न सके। मेघा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे और सुमन सूटकेस में जल्दी जल्दी कपड़े डालते हुए सोच रही थी, अब वह यहाँ नहीं रह सकती। बहुत कुछ सहती रही आज तक। मेघा की मनमानी को भी उसकी नादानी समझकर माफ़ करती रही, पर आज उफ, मेरे चरित्र पर लांछन लगाया उसने। यह नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं। उसकी वर्षों की तपस्या तिनके तिनके जोड़कर बनाया गया नीड़ पल भर में ही बिखर गया था और वह तेज कदमों से बाहर निकल आई थी। सड़क पर आते ही कहाँ जाए वह, यह समस्या आ खड़ी हुई। सिमर नहीं, उसकी सूखी गृहस्थी में अपने पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पाई वह। ऑटो पर बैठकर उसने दीनदयाल जी के घर का पता बता दिया। रास्ते भर वह यही सोच रही थी कि भाभी तो पराए घर से आई है, पर भाई तो मेरा सगा है। फिर भी उसने मेघा को ये सब कहने से रोका नहीं। वह रात दीनदयाल जी के यहाँ बिताकर दूसरे ही दिन उसने अपने लिए सुरक्षित जगह तलाश ली। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में आसानी से उसे एक कमरा मिल गया था, परंतु यहाँ आकर भी उसे चैन न था। उसे विश्वास था कि आरव उसे यहाँ कभी नहीं रहने देगा। अवश्य आएगा उसे लेने। आखिर कब तक भूला पाएगा वह अपनी दीदी को? मेघा से अपमानित होने के बाद सुमन उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, पर एक अनजानी चाहत भी थी मन में, आरव के आने की, उसे मनाकर घर ले जाने की। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता, कहीं आरव तो नहीं। आज भी दिल के किसी कोने में उसे आरव का ही इंतज़ार था। निराशा की थपकियों से वह जल्द ही नींद के आगोश में समा गई। खट खट खट, किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया था। सुमन चौंक कर उठ गई। कौन होगा? कहीं आरव तो नहीं? जरूर वही होगा। आखिर वह आ ही गया। कब तक छोड़ सकता है मुझे यहाँ अकेला? खुशी और उत्तेजना से उसकी आंखें भर आई। जल्दी से वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते हुए वह इसी उधेड़बुन में पड़ी रही कि कैसे मिलेगी वह आरव से। क्या कहेगा वह? क्या वह उसे माफ़ कर पाएगी? लेकिन दरवाज़ा खोलने पर सामने दीनदयाल जी खड़े थे। सर, आप यहाँ कैसे? सुमन विस्मय से उनकी तरफ देख रही थी। बैठने के लिए नहीं कहोगी? दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, बैठिए ना। सुमन ने पास ही रखी कुर्सी को सामने बढ़ा दिया। क्या सोच रही हो? आश्चर्य हुआ मुझे देखकर। सुमन की तरफ देखकर दीनदयाल जी ने पूछा। हाँ, पहली बार आप यहाँ आए हैं, शायद इसलिए सोच रही हूँ। रोज़ ही तो दफ्तर में हम मिलते हैं। कुछ काम था तो आपने बताया क्यों नहीं? क्यों,
मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? ऐसी बात नहीं है सर। देखो सुमन, आज मैं दफ्तर के काम से नहीं आया हूँ, अपने व्यक्तिगत काम से आया हूँ। इनकार मत करना। इनकार? और आपके काम से? कैसी बात करते हैं आप? आपके किसी काम आऊँ? यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। वे सुमन को थोड़ी देर देखते रहें, फिर बोले, वर्षों से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, सालों साथ रही हो मेरे, अतः बार बार परखने का मौका भी मिला है। मुझे तुम्हारे जैसी ही बहू की तलाश थी। मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? तुम तो जानती हो उसे, इंजीनियर है और अच्छी खासी नौकरी भी है। लेकिन एकाएक इस प्रस्ताव को सुनकर सुमन असमंजस में पड़ गई। जो तुम पूछने वाली हो वह प्रश्न मैं जान गया हूँ सुमन। मेरे बेटे ने जब से तुम्हें देखा है तब से वह तुम्हें पसंद करता है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद बस उसे इंतज़ार था तो तुम्हारी जिम्मेदारियां पूर्ण होने का। आज उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। दीनदयाल जी ने अपनी बात पूरी की। इस रहस्योद्घाटन से सुमन अचंभित रह गई। उसकी भावनाएं आंखों के रास्ते बह निकली। वह सिसकते हुए दीनदयाल जी के सीने से लग गई। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सुमन, नहीं, बहुत बहा चुकी तुम इन आंखों से आंसू। अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन हैं। चलो जल्दी से मुस्कुराओ। हाँ, 1 2 3। सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की और कुछ सोचकर दीनदयाल जी के पैर छू लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।